जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो है व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी हम कैसे करें। हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा है कि व्यापम की बहुत सारी भर्तियाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चल रही है और आने वाले समय में आने वाली है। जैसे मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, संपरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा है, संयुक्त भर्ती परीक्षा है, आने वाले समय में पटवारी भर्ती परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा, ऐसे विभिन्न विभागों के अंतर्गत व्यापम के द्वारा भर्ती परीक्षाएं ली जाएंगी। क्यों ली जाएंगी? क्योंकि पिछले 1.5 साल 2 साल से व्यापम के द्वारा बहुत कम भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई है। 1 साल तो जीरो रहा है, प्लस इलेक्शन ईयर भी आने वाला है। तो जो भी भर्ती परीक्षाओं की संभावनाएं हैं वो आने वाले समय में ही, अर्थात ये 21 एंड जो हो रहा है वर्ष और आने वाला 2022, ये पूरा भर्तियों का दौर रहेगा ही। आज हम बात करने वाले हैं व्यापम की तैयारी की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भर्तियों का दौर रहेगा, लेकिन व्यापम के द्वारा जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो व्यापम केवल 45 से 50 दिन का समय देता है एग्ज़ाम फॉर्म की डेट, स्टार्टिंग डेट से लेकर एग्जामिनेशन की डेट तक। तो ये 45 से 50 दिन में व्यापम की तैयारी नहीं हो सकती। अगर हम व्यापम के सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस पीएससी से भी ज़्यादा है। इसमें मैथ्स एडवांस है, कंप्यूटर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, प्लस जीके बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं जो पीएससी में एकदम रेयर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सीजीपीएससी से इसका सिलेबस ज़्यादा है। तो अगर सीजीपीएससी की तैयारी करने में हम 6 से 8 महीना मान सकते हैं, तो व्यापम की तैयारी यदि कोई कह रहा है 1 से 2 महीने में हो सकती है, तो उन्हीं की हो सकती है जिनकी किस्मत काफ़ी बुलंदी पर है, और जनरली ऐसा किसी के साथ आज की डेट में हो नहीं रहा है। तो व्यापम की तैयारी, पहली बात, व्यापम की तैयारी, स्ट्रेटेजी ऑफ व्यापम के लिए एक पॉइंट तो दिमाग में रखेंगे कि इसकी तैयारी 2 महीने में नहीं हो सकती। अगर आप व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 महीना तो मिनिमम देना पड़ेगा। डेली 6 घंटा के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें या ना पढ़ें उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहली बात तो ये है, यदि आपका टारगेट व्यापम का कोई एग्ज़ाम है, आपको छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम निकालना है, आपको फूड इंस्पेक्टर बनना है, आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, आपको व्यापम के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में अगर चयनित होना है, तो आपको 5 से 6 महीने पहले से तैयारी शुरू करनी होगी। ठीक है। अब व्यापम की परीक्षाओं में कौन से विषय होते हैं, बहुत ही आसानी से हम देखेंगे, आसानी से चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल बनाया है। ये विषय है जनरल स्टडीज़, उससे संबंधित प्रश्न, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। ये विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं जो व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। व्यापम की परीक्षाओं में जनरली सब्जेक्ट्स वही रहते हैं, उनके प्रश्नों का अनुपात जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। किसी में कंप्यूटर से 50 प्रश्न आ रहा है तो किसी में 20, किसी में हिंदी से 20 प्रश्न आ रहा है, किसी में 10 तो किसी में 100, किसी में जीएस से 50-60 आ रहा है तो किसी में सीधा 100+। तो व्यापम के एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में जो आपका विषय है, सिलेबस है, वो लगभग सेम रहता है। पढ़ना आपको वही चीज़ है। प्रश्नों का वेटेज एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे मंडी निरीक्षक परीक्षा की बात करें, या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक परीक्षा, या पटवारी या अमीन, इनकी हम बात करें, या और भी खादी विभाग के या रेशम विभाग के और भी विभिन्न डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, इन सब का लगभग सेम पैटर्न होता है कि जनरल स्टडीज से आपके 65 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंडियन जीएस, सीजीजीएस और करेंट रहता है। गणित से 30 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से 15 आएंगे, इंग्लिश से 10, हिंदी से 10 और कंप्यूटर से 20। इस प्रकार व्यापम की अधिकतम परीक्षाओं का जो पैटर्न होता है वो 150 प्रश्नों का होता है। उसके अलावा हम छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन की बात करें तो भाई इसमें 50 क्वेश्चन लगभग जीएस के होते हैं। 5-10 क्वेश्चन का जो रेशियो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। आने वाले जब नोटिफिकेशन एग्जैक्ट आएगा तो उसमें हमें पता चलेगा। ठीक। गणित की बात करें 30 प्रश्न, रीजनिंग नहीं था लास्ट पैटर्न में, इंग्लिश 10, हिंदी 10, कंप्यूटर से 50, छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर से 50 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार 150 प्रश्नों का पेपर होता है। ठीक है। उसी प्रकार हम संपरीक्षक की बात करें तो 50 जीएस, 50 मैथ्स,
100 हिंदी, हिंदी का एकदम रोल काल बढ़ गया, हिंदी का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ गया, 50% केवल हिंदी है। तो हिंदी आपका तगड़ा है तो आप संपरीक्षक बन सकते हैं, सीधी बात। ठीक, अभी हम आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। संयुक्त भर्ती परीक्षा में प्रश्नों का अनुपात जो है वो आगे पीछे होता रहता है, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन में पता चलता है। रिसेंट जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग संयुक्त भर्ती परीक्षा कहने का मतलब विभिन्न विभागों के अंतर्गत असिस्टेंट ग्रेड 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक, इनकी भर्ती परीक्षाएं एक साथ जो होती उसे ही संयुक्त भर्ती परीक्षाएं कह रहे हैं। इसमें जीएस के 50, गणित के 30, रीजनिंग के 30, इंग्लिश का 20, हिंदी का 40, कंप्यूटर का 30, इस प्रकार कुल 3 घंटे में 200 प्रश्न का यह पेपर होता है। अब इसमें जो सबसे टफ यदि आप समझना चाहें और सबसे इंपॉर्टेंट भी अगर मैं कहूं तो फूड इंस्पेक्टर, इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है कि 150 प्रश्न जीएस और गणित मिला के आएंगे, जिसमें गणित अधिक से अधिक 20-30 ही होता है। लगभग 120 प्लस या 120 प्रश्न आपके जीएस के ही रहते हैं। ठीक है, कंप्लीट जीएस, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस और करंट अफेयर्स को मिला के, और 50 प्रश्न कंप्यूटर और खाद्य विभाग के कुछ अधिनियम, फॉर एन एग्जाम्पल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ऐसे कुछ अधिनियम है जिससे लगभग 30 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर 20 कंप्यूटर और 30 उन अधिनियम से प्रश्न होते हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है। वैसे ही वन क्षेत्रपाल या सहायक वन परियोजना क्षेत्रपाल की हम बात करें, जो वन विकास निगम के अंतर्गत जिसका एग्जाम होता है, उसमें भी साइंस का एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है जो बाकी अदर एग्जाम में नहीं होता। ठीक, तो ये कुछ जो अलग एग्जाम है उसको हम अभी साइड रख रहे हैं। हम उन एग्जाम की बात कर रहे हैं जिसके पैटर्न और विषय लगभग समान है। ठीक, अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई इतने सारे विषय हैं, भाई सीजीपीएससी में कम से कम कंप्यूटर और इंग्लिश तो होता नहीं है, मैथ्स रीजनिंग भी उतना हाई लेवल का नहीं रहता है जो हमारा व्यापम में रहता है। तो अगर हम व्यापम की तैयारी करें तो हमें किन विषयों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए और कितना देना चाहिए, मन में सवाल आता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताया कि ये जो विषय है जो व्यापम की परीक्षाओं में आते हैं, अगर यहाँ पर मैं इंग्लिश विषय को सबसे पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका वेटेज व्यापम की सभी परीक्षाओं में सबसे कम है। ठीक है, इंग्लिश से मैं शुरुआत करता हूँ। इंग्लिश विषय की अगर हम बात करें तो देखिए 10 क्वेश्चन का ही वेटेज है, ऐसा कोई व्यापम का पेपर नहीं है जिसमें इसका वेटेज अचानक से बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं तो आप इंग्लिश में मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो भी 10 में से अधिक 5 से 6 ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा। ठीक, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, तो आपको इंग्लिश अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप 8-9 क्वेश्चन इंग्लिश से आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश से आपको डर भी लगता है, तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय पे ज़्यादा तैयार हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ आप अपने 20 साल 21 साल की ज़िंदगी में जिससे भागते रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से इंटरेस्ट नहीं लिए हैं, एक पूरी की पूरी वो एक भाषा है, उसे अचानक से आप सोचेंगे कि हम पूरा तैयार कर लें और 10 में 10 बनाएं। ऐसा नहीं कि पूरा तैयार करके 65 क्वेश्चन बना रहे हैं या संपरीक्षक के हिंदी में 100 बना रहे हैं, नहीं, 10 ही बनाएंगे। तो ऐसे विषय को बहुत ज़्यादा ध्यान न दे। कौन? जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है और हमेशा इंग्लिश से बचते रहें। लेकिन थोड़ा बहुत हम टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, इंग्लिश में हमारा टच होते रहता है, इंटरनेट सर्फिंग हम करते हैं, फेसबुकिंग हम करते हैं, दुनियादारी सोशल नेटवर्क से जुड़े, तो इंग्लिश से हम अवेयर हैं, हम इंग्लिश में चीज़ों को समझ जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के बना सकते हैं। तो जी हाँ, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इंग्लिश में 4 से 5 क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं इंग्लिश के बारे में बताया, फिर हम बात करते हैं हिंदी विषय की। तो इंग्लिश में क्या समझ आया? अगर हमारा इंग्लिश वीक है, कमज़ोर है, इंटरेस्ट नहीं है, इसमें ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? वेटेज बहुत कम है, इंग्लिश आपका एग्ज़ाम नहीं निकलवाएगा, इंग्लिश आपको कट ऑफ से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा ला सकता है, लेकिन इंग्लिश आपका एग्ज़ाम पूरा आपको सिलेक्शन करवा रहा है ऐसा नहीं। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के वेटेज की अगर हम बात करें तो देखिए, वैसे तो ऑन एन एवरेज 10 है, इंग्लिश के समान ही है, लेकिन व्यापम का एग्ज़ाम देने वाली 90% जनसंख्या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से यदि हम बिलोंग कर रहे हैं तो हिंदी हमसे बन सकता है,
हमें हिंदी आती है, ये तो हम मान ही सकते हैं। प्लस संपरीक्षक जैसा एग्जाम और संयुक्त भर्ती जैसे एग्जाम में यहाँ 40 क्वेश्चन और संपरीक्षक तो हिंदी ही निकालेगा। 200 में 100 क्वेश्चन केवल आपका हिंदी है, और हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है संपरीक्षक जैसे एग्जाम में और संयुक्त भर्ती जैसे एग्जाम में। तो हिंदी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसीलिए हिंदी में ध्यान देना जरूरी है। 10-10 नंबर का यदि इसका वेटेज है तो ये बहुत एग्जाम निकालने में हमारी हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हर एग्जाम में नहीं है। अधिकतर एग्जाम की हम बात करें तो 10 नंबर का ही वेटेज है, नहीं तो बाकी में वेटेज इसका बढ़ जा रहा है। प्लस CGPSC में भी हिंदी है, प्लस अगर हम CGPSC प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में पेपर 1 जो है उसमें 100 नंबर का सीधा हिंदी है। तो अगर हम हिंदी की तैयारी करें अच्छे से और हिंदी की पढ़ाई जारी रखें तो हिंदी हमारे सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है, और कुछ एग्ज़ाम में तो हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसीलिए हिंदी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सेम इंग्लिश के तरह भी हिंदी ऐसा विषय नहीं है, ठीक है, हम अवेयर है, हमें हिंदी आती है, हमने हिंदी काफ़ी समय तक पढ़ा है, लेकिन हिंदी ऐसा विषय नहीं है कि कम समय पे बहुत ज़्यादा तैयार हो जाए, ठीक। तो इसीलिए हिंदी को प्रॉपर टाइमिंग देना है, रेगुलर टाइमिंग देना है, और हिंदी जैसा विषय जिसमें कुछ चीज़ें समझने की होती है, मैक्सिमम रटने की होती है, और रटने की चीज़ों में वक्त लगता है, समय लगता है। जिस प्रकार GS को पढ़ने में वक्त लगता है, समय लगता है, सेम हिंदी को भी पढ़ने में वक्त लगेगा। तो डेली आधा घंटा 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट, इस प्रकार का समय हिंदी के लिए निकालना ही है। इस प्रकार से आप हिंदी तैयार करेंगे। कंप्यूटर जैसे विषय की हम बात करें तो व्यापम के एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट और बोनस यदि कोई सब्जेक्ट है तो वो कंप्यूटर है। क्यों? बहुत छोटा सब्जेक्ट है, हर एग्ज़ाम में अपना वेटेज रखता है, लगभग व्यापम के सभी एग्जाम में वेटेज रख रहा है, कम से कम 20 क्वेश्चन तो कंप्यूटर से आ रहा है। और यदि आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन कंप्यूटर चलाना जानते हैं, कंप्यूटर में हो रही सारे प्रोसेसेस, प्रोग्रामिंग आप समझते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं, जो चल रहा है, जो दिख रहा है, किसी चीज़ को ओपन करना, सेव करना, एडिट करना, अपडेट करना, अपग्रेड करना, ये बेसिक कंप्यूटिंग आप जान रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप इन्हें यूज़ करना जानते हैं, तो आपका 20 में 10 नंबर तो कहीं नहीं है, आप बना लेंगे। प्लस कंप्यूटर के आप पुराने पेपर यदि देख के गए हैं तो आपका तो 12-13 क्वेश्चन कहीं नहीं गया, आप बना लेंगे। कंप्यूटर विषय की तैयारी कैसे करें, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है व्यापम में जो कम समय पे आपको ज़्यादा वेटेज दिला सकता है, ज़्यादा नंबर स्कोर करा सकता है। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम चीज़ें ही होती है कंप्यूटर में, बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना होता है। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो भाई, जैसे हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम आपको बहुत डिटेल बता सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर बैकग्राउंड को बहुत डिटेल बता सकता है, लेकिन व्यापम में उतने का काम नहीं है। व्यापम में बहुत बेसिक कंप्यूटिंग आता है, और वही बेसिक कंप्यूटिंग ही आपको पढ़ना है। यानी अगर मैं कंप्यूटर विषय की बात करूँ तो 20 से 25 घंटों में आप कंप्यूटर विषय को तैयार कर सकते हैं। प्लस आपका वेटेज भी है, स्कोर भी कराएगा, गलत होने का चांस इसमें कम रहेगा, कन्फ्यूज़न इसमें कम होगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। सबसे कम ध्यान इंग्लिश, उससे ज़्यादा ध्यान हिंदी, और उससे ज़्यादा ध्यान देना है कंप्यूटर में, ठीक। फिर अब हम अगला आते हैं, GS जनरल स्टडीज़। मिनिमम 50 क्वेश्चन GS का सभी व्यापम के एग्ज़ाम में रहता है। वैसे व्यापम के सभी एग्ज़ाम की हम बात करें तो 65 क्वेश्चन तो मिनिमम सभी में ही है। 65 में जनरली 15 क्वेश्चन जो रहता है वो करंट अफेयर होता है, ठीक। फूड इंस्पेक्टर में इसका वेटेज ज़्यादा हो सकता है करंट अफेयर्स का, नहीं तो 15 क्वेश्चन मिनिमम सिलेबस में बाकायदा मेंशन रहता है। 15 क्वेश्चन समसामयिकी घटनाएं, करंट अफेयर्स, और जो 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होता है वो बहुत ही आसान होता है। व्यापम में करंट अफेयर्स 3 से 4 महीने पहले जो घटनाएं हुई हैं जिन्हें कवर करना आसान है। यदि आपको साल भर का करंट अफेयर कवर करने कहा जाए और 3 महीने का करंट अफेयर कवर करने कहा जाए, स्वाभाविक है 3 महीने का वेटेज आपका 3 महीने का पोर्शन जो है वो कम है, वो आसानी से कवर किया जा सकता है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न कम होता है बनिस्बत जनरल स्टडीज़ के। विभिन्न जो सब्जेक्ट है उनसे कंपेयर किया जाए तो करंट अफेयर आसान होता है। तो 65 में 15 आसानी से स्कोर किया जा सकता है, 15 में 15 नहीं बना, 14 स्कोर किया जा सकता है। बाकी बचा जो 50 है उसमें लगभग 35 क्वेश्चन इंडियन GS होता है और 15 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ GS होता है।
ठीक है। छत्तीसगढ़ का वेटेज जनरली व्यापम के एग्जाम में थोड़ा सा कम होता है पीएससी से यदि हम कंपेयर करें तो। इंडियन जीएस का पोर्शन आपका ज़्यादा होता है। अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें, चाहे 50 नंबर का रहे, चाहे 150 नंबर का रहे, चाहे 200 नंबर का रहे, अगर जनरल स्टडीज़ विषय की हम बात कर रहे हैं तो यही वो पोर्शन है जिसके कारण मैंने इस वीडियो के पहले ही कहा था कि व्यापम की तैयारी करने में 5 से 6 महीना तो मिनिमम आपको लगेगा ही, क्योंकि जीएस आपके एग्ज़ाम में वेटेज भी रखता है, प्लस इसको तैयार करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। भाई पूरे बड़े बड़े विषय हैं इसमें, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, और सेम छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, पंचायती राज, नगरीय निकाय और छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण या अर्थव्यवस्था हम जिसे कहें, प्लस कला, संस्कृति, जनजाति एवं अन्य छत्तीसगढ़ में और भी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसके विषय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने यहाँ से बताना इसलिए शुरू किया, ये एक विषय है, कंप्यूटर एक छोटा सा विषय है। लेकिन जीएस की बात करेंगे तो जीएस में अपने आप में कम से कम 12, 13, 15 विषय हैं। जनरल स्टडीज़ के अंदर अपने आप में, मतलब एक अकेला पंचायती राज अधिनियम पढ़ने में जितना आपको समय लगेगा उतने में आप कंप्यूटर पढ़ लेंगे। एक अकेला भारतीय इतिहास पढ़ने में आपको जितना समय लगेगा उतने में आप हिंदी पढ़ सकते हैं। एक अकेला अर्थव्यवस्था पढ़ने में जितना समय लगेगा उससे कम समय में आप इंग्लिश 4-5 क्वेश्चन के लायक पढ़ सकते हैं। ये नहीं ना इंग्लिश आप 10 में 10 के लायक पढ़ लेंगे, वो यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश के टच में है, तभी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जनरल स्टडीज सब्जेक्ट व्यापम में वो पोर्शन है कि आपको इसमें ध्यान तो रोज देना है, लेकिन प्रायोरिटी इनको रखना है। ठीक, अब बात करते हैं हम मोस्ट प्रायोरिटी की, फिर हम एक साथ चीजों को एक साथ समअप करेंगे। गणित और रीजनिंग हर एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रखता है। गणित और रीजनिंग, मैं ये नहीं कहूंगा गणित और रीजनिंग जल्दी तैयार हो सकता है, गणित और रीजनिंग को तैयार करने में भी पर्याप्त समय लगता है। गणित और रीजनिंग हम लगभग एक सब्जेक्ट मान के चलते हैं, अलग सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, अगर गणित और रीजनिंग डेली आप 2 घंटा दे रहे हैं, यदि आप गणित और रीजनिंग में बहुत स्ट्रांग है, यदि गणित और रीजनिंग में आप बहुत स्ट्रांग है तो आपको डेली 2 घंटा देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल प्रैक्टिस करना है। व्यापम के पुराने एग्जाम उठाइए, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाते जाइए। ठीक है, जो भी डाउट आता है उससे डिस्कस कीजिए। कहीं आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ अपने सर से डाउट पूछिए, हमसे जुड़े तो हमसे डाउट पूछिए, अगर आपका गणित और रीजनिंग स्ट्रांग है, आपको इंटरेस्ट है तो। लेकिन यदि आपको लगता है गणित और रीजनिंग आपका वीक है, स्ट्रांग नहीं है, आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो व्यापम में गणित और रीजनिंग वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, गणित और रीजनिंग पढ़ने में यदि आपका गणित और रीजनिंग वीक है तो पर्याप्त समय लगेगा। अगर आप डेली 2 घंटा भी दे रहे हैं गणित और रीजनिंग को, तो बेसिक से स्ट्रांग करने में, गणित या स्ट्रांग लेवल तक पहुंचने में आपको 2 से 2.5 महीने का समय तो मिनिमम लगेगा। आप 3 महीना तो मान ही लीजिए, 3 महीने का समय गणित और रीजनिंग आपका बेसिक से एडवांस तक पहुंचने में लगेगा। अब एडवांस पहुंचने के बाद बात होगी स्ट्रांग करना। पहले तो आप सीखे बेसिक से एडवांस, उसके बाद जब आप निरंतर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब आपका गणित और रीजनिंग स्ट्रांग होगा। केवल आप कहीं क्लास कर लेंगे, कोर्स कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उससे गणित और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होगा। व्यापम में हमेशा नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, अब फिर नए पैटर्न के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो गणित और रीजनिंग यदि आपका वीक है या एवरेज है तो कम से कम 2 घंटा डेली देना है और 3 महीना तो समय लगेगा। लेकिन यदि आप जनरल स्टडीज़ में डेली 3 घंटा भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो भी 5 से 6 महीने में ये 100% कवर नहीं होगा, क्योंकि वो अथाह है, अथाह समुद्र जिसे कहा जाता है, जिसकी गहराई का कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से यदि हम कहें तो वो है आपका जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ ध्यान नहीं देना है ऐसा नहीं, जनरल स्टडीज़ आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है, लेकिन प्रायोरिटी में रखना है ये सारे सब्जेक्ट। पहली प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए व्यापम की तैयारी में कंप्यूटर। ठीक है, पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी होना चाहिए गणित, तीसरी प्रायोरिटी होना चाहिए आपका रीजनिंग, चौथी प्रायोरिटी होना चाहिए आपका हिंदी, और साथ में चलते रहना चाहिए, या 5वीं प्रायोरिटी अगर मैं रैंकिंग दे रहा हूं तो जीएस छोड़ना नहीं है।
जो आप पहली प्रायोरिटी कंप्यूटर को दे रहे हैं, यानी कंप्यूटर पढ़ना आप शुरू करेंगे तो जीएस भी साथ में पढ़ेंगे। अर्थात फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप डेली 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 3 घंटा तो जीएस उसमें पढ़ना ही है डेली। जीएस तो 3 घंटा डेली पढ़ना ही है, बाकी विषय को 3 घंटा देना है। 6 घंटा लगातार नहीं, मस्त टाइम टेबल बनाइए, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम, आराम से। कोई इसमें बहुत प्रेशर लेके पढ़ना है ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ना है वो ईमानदारी से पढ़ना है। कोई अगर कह रहा है कि 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, तो उसने कभी एक आध बार ऐसा किया होगा, सेलेक्ट होने के बाद ऐसा बोला जा सकता है। जैसे हम भी कहते हैं, हम भी सेलेक्टेड है बहुत सारे एग्ज़ाम में, और नो डाउट हमने भी कभी 18 घंटा पढ़ाई की है, लेकिन वो रेयर है। रेगुलर डेली महीनों तक 18 घंटे पढ़ाई वो संभव नहीं, ठीक है। तो अगर हम व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी की बात करें, 5 से 6 महीने की एक शेड्यूल की बात करें, तो डेली यदि हम 6 घंटा दे रहे हैं, 3 घंटा जीएस को देना है, ये तय बात है। अब उसके अलावा बचा 3 घंटा। यदि हमारा गणित और रीजनिंग स्ट्रांग है तो 1 घंटा गणित रीजनिंग को देना है प्रैक्टिस के लिए, और 2 घंटा बाकी सब्जेक्ट को देना है। यदि हमारा गणित और रीजनिंग वीक है तो 2 घंटा गणित और रीजनिंग को डेली देना है, और 1 घंटा बाकी सब्जेक्ट को। इसमें ये नहीं सोचना है बाकी विषय के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये 6 महीने तक 3-3 घंटा देने के बाद भी 100% कवर नहीं होगा, लेकिन ये 20-25 दिन में कंप्यूटर 1-1 घंटा दोगे ख़त्म हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश अधिक से अधिक 1 से 1.5 महीना में 1-1 घंटा दोगे ख़त्म हो जाएगा। और अगर डेली 2 घंटा दे रहे हो तो गणित और रीजनिंग 3 महीना में अधिकतम ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा जो समय बचेगा, आप बचा हुआ जीएस पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करना ही है। 20-25 दिन कंप्यूटर पढ़े फिर छोड़ दिए, सीधा एग्ज़ाम में देखेंगे, सब भूल जाओगे, नहीं बनेगा। एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा, डग क्या है, अरे डग क्या है यार, ये क्या पल्ला है, ये तो कभी पढ़े नहीं, ये तो कभी सुने नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है पुराने क्वेश्चन, और कंप्यूटर में तो खासकर नए ट्रेंड को पकड़ के चलना ज़रूरी है। हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के लिए, हम अलग से चर्चा करेंगे कंप्यूटर की तैयारी कैसे परफेक्टली किया जाए, एग्ज़ाम में प्रश्नों का चयन कैसे परफेक्टली किया जाए, एग्ज़ाम में कट ऑफ कैसा होता है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कट ऑफ की एक मैं चर्चा अभी कर देता हूँ। सॉरी, जैसे आपने सुना होगा ये कट ऑफ गया, एग्ज़ाम के पहले जनरली हमको ख्याल आता है कि भैया कितना अटैम्प्ट करें, कितना कट ऑफ जा सकता है। एग्ज़ाम के पहले कोई भी बुद्धिजीवी नहीं कह सकता कि कितना कट ऑफ जाएगा, ये सत्य है। कोई कह रहा है वो तुक्का मार रहा है, किस्मत से उसका वैसा कट ऑफ यदि आ गया वो उचकेगा, ये सत्य बात है। भाई कट ऑफ डिपेंड करता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, प्लस पोस्ट कितनी थी। बहुत सारे पैमाने मैटर करते हैं कोई भी कट ऑफ के कैलकुलेशन में। अरे पोस्ट ही बहुत कम है तो पेपर आपका कितना भी सरल कठिन हो, पोस्ट अगर बहुत ही कम है, 2-4 पोस्ट है, कट ऑफ हाई जाएगा ही, सीधी सी बात है। अब पोस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे शिक्षक भर्ती हुआ था, प्रयोगशाला शिक्षक, क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया? नहीं, क्योंकि पोस्ट ही बहुत ज़्यादा थी। तो एग्ज़ाम कितना भी कठिन हुआ उसका, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं गया। तो इसीलिए एग्ज़ाम के पहले ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ क्या हो सकता है, ये एग्जामिनेशन हॉल में आपके स्वयं का निर्णय होना चाहिए। आपको अपनी तैयारी के साथ ये आकलन करना आना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, भाई मेरी तैयारी इस हद तक थी और उसके अकॉर्डिंग मुझसे लगभग इतने क्वेश्चन बने हैं। तो मान लेते हैं 20-25% लोग ऐसे होंगे जो मेरे से अच्छा बनाए होंगे, तो मैं कट ऑफ से पीछे हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की है तो आप ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है केवल 2-4% ही मेरे से ज़्यादा होंगे, बाकी मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, तो कट ऑफ इतना जा सकता है। ये आप ही स्वयं एग्जामिनेशन हॉल में तय करेंगे। इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर मैं कंप्यूटर सेक्शन की बात करूँ तो कंप्यूटर सेक्शन बहुत अच्छे से तैयारी करके पढ़ लिख के कंप्यूटर सेक्शन में आपका 18 क्वेश्चन बनाया जा सकता है अधिकतम, मैक्स। 2 नामुमकिन है नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एकदम नए ट्रेंड से या कुछ भी आ जाते हैं, वो हो सकता है एग्ज़ाम में ना बने। आपसे यूट्यूब के फाउंडर का किसी मेंबर का नाम पूछ देगा, आप कितने जगह के फाउंडर के नाम आप रटते रहोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हो सकता है वो 1-2 क्वेश्चन ना बने, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी है, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हमको कंप्यूटर का एकदम बम्फाड़ नॉलेज है,
18 क्वेश्चन अधिकतम बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं बोल रहा हूं 18 क्वेश्चन अधिकतम बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि 19-20 नामुमकिन है, लेकिन वो 18 है। ठीक है, 18 बनाया जा सकता है। हिंदी की बात करें, अगर हम बहुत अच्छी तैयारी करें, बहुत अच्छी पढ़ाई करें, तो 7 क्वेश्चन तो बनाया ही जा सकता है। बहुत अच्छी तैयारी के बाद मैं ये आपका अनुमान लगा रहा हूँ ना, बहुत अच्छी तैयारी। ठीक है, इंग्लिश हम यदि हिंदी मीडियम के हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो 5, बस इतने में खुश हो जाना है। ये नहीं सोचना है कि भाई हमसे कम बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, किसी का ज़्यादा कम। अरे हमको तो पहचानना आना चाहिए ना स्वयं को। अगर रीजनिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से रीजनिंग 15 में 14 बनाया जा सकता है। अरे क्यों सर, 15 में 15 क्यों नहीं? 15 में 15 इसलिए नहीं, एक आध हड़बड़ी में गलती हो जाता है, या एक आध आयोग ही उठपटांग ले लेगा, वो गलत ले लेगा, ये भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ही गलत आ गया, डिलीट होने वाला है, या ऐसा दे दिया कि आप बना ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो रीजनिंग में हो सकता है ऐसा। 15 यदि आ रहा है तो 14 आप बना सकते हैं। गणित यदि हम 30 मान के चल रहे हैं, सभी में मैं ये ऊपर वाला पैटर्न ले रहा हूँ ना, 150 क्वेश्चन वाला। अगर हम गणित में 30 मान के चल रहे हैं तो 30 में 28 बनाया जा सकता है। क्यों सर, आप तो स्वयं गणित और रीजनिंग बैकग्राउंड के हैं, गणित रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उसमें 3 क्वेश्चन क्यों कम कर दिए टोटल? वही कारण है कि कुछ नया ही पैटर्न एग्जाम में आ गया, नई चीज समझ में आ रहा है। होता है ऐसा, इतने सालों तक गणित बनाने के बाद भी ऐसा होता है हमसे, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है और कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। नो डाउट गणित और रीजनिंग ही वही सेक्शन होता है, गणित रीजनिंग कंप्यूटर, जिसमें पूरे में पूरा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है। प्लस क्वेश्चन भी कभी कभार उठपटांग आ जाते हैं, गलत आ जाते हैं, तो नहीं बन सकता। लेकिन 28 नामुमकिन नहीं है। अगर 65 क्वेश्चन में जीएस की बात कर रहा हूं तो 65 क्वेश्चन में भाई हम 50 तो स्कोर कर ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बाद ना, ये क्या है सब, मैक्स, इससे ज़्यादा कोई बोल रहा है कि अटेम्प्ट मैं कर सकता हूं तो बहुत ही दिग्गज है वो। ठीक है, मतलब उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। बहुत अधिक तैयारी करने के बाद अधिकतम मार्क्स आपके ये हो सकते हैं सभी सेक्शन में। जोड़ा जाए, 18 और 7 को जोड़ दिए 25, 25 और 5 कितना हो गया 30, 30 और 50 हो गया आपका 80, 80 और 20 हो गया आपका 100, 110 और 12, 110 और 12 कितना हुआ 122। यहाँ टोटल कितना आ गया भैया हमारा 122। ये अधिकतम है ना, अधिकतम 122 है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 122 है। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं गलती होगी आपसे, क्वेश्चन गलत बनाएंगे कहीं ना कहीं आप, व्यापम कोई ना कोई क्वेश्चन डिलीट करेगा। ये अधिकतम मार्क्स है 122 नंबर, जो कम होना है गारंटेड। कुछ आप गलत करेंगे, कुछ व्यापम गलत करेगा, वो 122 को आप सीधा 12 नंबर कम मान लीजिए, तो बचा कितना 110। ऐसे संभवतः कट ऑफ का कैलकुलेशन आप स्वयं के लिए कर सकते हैं। 110 से 5-7 नंबर ज़्यादा और 110 से 4-5 नंबर कम, एग्जाम के कट ऑफ यहीं रहते हैं। बात समझ में आया? एक परफेक्ट कैलकुलेशन करके आपको समझाने का प्रयास मैंने किया है कि इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। ये जो भी मैंने नंबर्स बताए हैं ये अधिकतम है, डेफिनेटली इससे ज़्यादा भी लोग पाए हैं किसी किसी एग्ज़ाम में, तो उनसे बहुत अच्छा बना। लकीली वो जो पढ़े थे, जितना उन्होंने मेहनत की थी वो एग्ज़ाम में आया, उनसे बना। प्लस व्यापम ने जो प्रश्न डिलीट किए उनका वो था ही नहीं, उन्होंने बाकी बना लिया और उनका अटेम्प्ट अच्छा हो गया। और इतनी बुलंदी पर किस्मत जो है, मैंने पहले भी कहा है, हमेशा नहीं होती। 99.9% लोगों की तो होती ही नहीं है। तो इसीलिए किस्मत पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं करना है। 122 आप बहुत मेहनत करके सोचिए, कहाँ 150 नंबर का पेपर था, 28 तो ऐसे ही साफ हो गया, 28 ऐसे ही साफ हो गया है। और ये अधिकतम तैयारी है। अरे बहुत अधिक पढ़ लोगे 130, 15 फिर गलत कर दोगे, घूम फिर के 115 के आसपास आप आ जाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा 110, 5-7 नंबर प्लस, 5-7 नंबर माइनस, इतना व्यापम के एग्ज़ाम का कट ऑफ रहता है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। बात समझ में आ रही? तैयारी कैसे कर रहा है? तो व्यापम की तैयारी
सभी एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें तो इस हिसाब से आपको करना है। अब इसमें सभी एग्ज़ाम में हम वेटेज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका है? गणित और रीजनिंग का है, लगभग हर एग्ज़ाम में है। कंप्यूटर लगभग हर एग्ज़ाम में है। जीएस लगभग हर एग्ज़ाम में है। तो गणित रीजनिंग पहले नंबर पे, कमी रखना ही नहीं है। कंप्यूटर, मैं तो इवन कहूँगा कंप्यूटर पहले नंबर पे, क्योंकि रट से नहीं पड़ जाएगा। कंप्यूटर पहले नंबर पे, कोई कमी रखना ही नहीं है। गणित रीजनिंग दूसरे नंबर पे, कोई कमी रखना ही नहीं है। जनरल स्टडीज़ तीसरे नंबर पे, कोई कमी रखना ही नहीं है। कमी जहाँ आप कर सकते हो वो आपका इंग्लिश और हिंदी है। अब किसी किसी एग्ज़ाम में कुछ अलग से फैक्ट आता है, अलग से क्वेश्चन आता है, जैसे कि फूड इंस्पेक्टर में खाद्य विभाग के अलग से अधिनियम आते हैं। तो जो अलग से आ रहा है वो सभी के लिए अलग से आ रहा है, वो सभी के लिए नया है। और जो चीज़ सभी के लिए नई होती है तो वहाँ पे आपके रिजल्ट का कैलकुलेशन उस नई चीज़ पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। वो पुरानी और नई दोनों को मिला के डिपेंड करता है। जनरली होता क्या है, जो नया विषय है सब उसी के पीछे भागते हैं। अरे यही हमको देखना, यही हमको पढ़ना, ये नया है, इसमें स्कोर करना है। अरे जो नया है उससे क्वेश्चन भी नए प्रकार का होगा। आप कंप्यूटर के क्वेश्चन गैस कर सकते हैं अच्छे से, तबीयत से, तरीके से, चाहे पढ़ने वाला चाहे पढ़ाने वाला, ठीक है। गणित रीजनिंग का पैटर्न पहचान सकते हैं। व्यापम या कोई भी आयोग के द्वारा जब लगातार परीक्षाएं ली जाती है तो प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, प्रश्नों के पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है। प्रश्नों के पैटर्न की पुनरावृत्ति कहाँ होगी? गणित और रीजनिंग में होगी, कंप्यूटर में होगी, लैंग्वेज में होगी। जीएस में तो वैसे भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन फिर भी जीएस में भी प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लेकिन जो अलग है, अलग ही विषय है, उसमें तो पुनरावृत्ति का चांस नहीं है ना। और उसके लिए अगर क्वेश्चन सेट किया जाएगा, जो भी क्वेश्चन बनाने वाले व्यक्ति होंगे वो विशेष रूप से उसी क्वेश्चन को बनाने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे, अच्छे खासे भुगतान के बाद आमंत्रित किए जाएंगे, तो अच्छा खासा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो जो विषय अलग से होगा उसके क्वेश्चन सरल आएंगे, ऐसा तो सोचना ही नहीं, क्योंकि वो नया है, नया पैटर्न का है, नए ही क्वेश्चन आएंगे और नए क्वेश्चन हमेशा कठिन होंगे। तो एकदम जी जान लगा दी है केवल उसी के पीछे। अरे फूड इंस्पेक्टर में 200 में 30 है, वो 200 में 100 नहीं है जो जी जान वहाँ पे लगा रहे हैं। जीएस में लगाइए, मैथ्स रीजनिंग में लगाइए, ऐसे नहीं देखना नहीं है, इग्नोर मारना ये हम नहीं कह रहे, पर एकदम जी उसी पे जियो को दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस उसी से एग्ज़ाम निकालेंगे, ऐसा नहीं होता। तो किसी भी विषय में जो नया पार्ट जुड़ रहा है उसको आपको एवरेज तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसी पे जीव जान लगा दे। ये हम करते हैं, नई चीज़ों को पढ़ने पे इतना फोकस कर देते हैं कि पुरानी जो बेसिक चीज़ जो हमारे हाथ में है, हमारे सामने उपलब्ध है, जिसके बेसिस पे हम पूरा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी उसी बेसिस पे ही सेलेक्ट हुए, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, नए के लिए प्राण दिए पड़े हैं। तो ये काम नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? अब इसके साथ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सकार एकेडमी में सीजी व्यापम के लिए ही ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, जिसकी फीस है मात्र 3,999 रुपये और 600 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध रहेंगे। इन वीडियो लेक्चर्स को देखने की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी समय कितने भी बार कभी भी वीडियो देख सकते हैं। आपके पूरे कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 साल, यानी 1 साल तक व्यापम के द्वारा कोई भी परीक्षा आयोजित की जाती है उसका सिलेबस आपको कराया जाएगा। प्लस इस ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत सारे जो लेक्चर्स है, जिसे आप कभी भी तो कितने भी बार देख ही सकते हैं, हफ्ते में कम से कम 1 बार लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। जो भी आपको डाउट रहता है आप लाइव कंसर्न फैकल्टी से पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे इस विषय पर डाउट है, या मुझे इस विषय पर या इस टॉपिक पर आपका गाइडेंस चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा केवल और केवल हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से सकार एकेडमी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां 30 से 40 डेमो वीडियोस हैं। आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं और आपको लगे, संतुष्टि मिले, अच्छा लगे, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ही डायरेक्ट फीस पे करके आप सकार एकेडमी के व्यापम के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी विषय को पृथक तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि गणित और रीजनिंग, तो गणित और रीजनिंग का भी हमारा पूरा कोर्स मात्र 999 रुपये में उपलब्ध है। CGPSC प्रीलिम्स का पूरा कोर्स, CGPSC मेंस का पूरा कोर्स,
या छत्तीसगढ़ विषय को ही आप अलग से तैयार करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ विषय का भी पृथक कोर्स हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको व्यापम के लिए रणनीति कैसी रखनी चाहिए ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये 100% परफेक्ट ना हो सकता है आप इससे भी परफेक्ट कुछ कर सकें, इससे भी ज़्यादा क्रिएटिव कार्य कर सकें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं यानी आपने वर्क करना शुरू कर दिया है, प्लस आप स्वयं को पहचानते हैं। और यदि आप स्वयं को पहचानते हैं, आप खुद की काबिलियत, आप खुद कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप खुद कितना एफर्ट डाल सकते हैं, यदि आप इस बात की पहचान रखते हैं तो आप सफलता के रास्ते पर हैं। सफलता दूर हो सकती है, सफलता में देरी भी हो सकती है, लेकिन मिलेगी तो ज़रूर अगर आप सफलता के रास्ते पर हैं। तो इसीलिए खुद को पहचानिए, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करें और उस पर अमल करें। केवल फॉलो नहीं करना है, सुने हाँ बढ़िया अच्छा लगा, नो डाउट आप कमेंट कीजिए, फीडबैक हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, दोस्तों से शेयर करें। इन सब चीज़ों से हमें बहुत अच्छा लगेगा, पर उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि आपको सीख कर उसे अमल करना प्रारंभ कर दें। यदि आप सुन लेंगे अच्छा लगा और अमल कुछ नहीं करेंगे, फॉलो कर रहे मतलब बस एक दिन फॉलो किए 2 दिन के, ऐसे नहीं, रेगुलरली फॉलो कीजिए। आज जो चीज़ आप रेगुलरली फॉलो करना शुरू कर देते हैं आप सफलता की राह पर पहुंच जाते हैं। और जब सफलता की राह पर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो सक्सेस तो मिलनी है ना एक दिन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कंप्यूटर की तैयारी कैसी करनी चाहिए, कौन कौन से विषय इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इवन यदि आप ये चाहते हैं कि जनरल स्टडीज़ के लिए भी कौन से टॉपिक, कौन से विषय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर यदि हम चर्चा करें तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक मेहनत करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।